गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इस टॉपिक पे एक शॉर्ट नोट आता है, कभी 6 मार्क्स का आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी आ जाता है। और इस टॉपिक पे अगर हम बात करें तो दिसंबर 18, जून 19, दिसंबर 20, दिसंबर 21, जून 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। कहने का मतलब ये कि अगर हम देखें तो हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। कभी जून सेशन में आ जाता है, कभी दिसंबर सेशन में आ जाता है, बट आप देखो तो 18, 19 और 20, 21 और जून 21 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये जो टॉपिक है इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल, ये कहाँ पे है। तो आपका जो यूनिट नंबर 16 है, यूनिट का नाम है न्यू कीन्सियन थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप बुक से पढ़ना चाहते हो बुक से पढ़ लेना। वैसे तो ये मैं मॉडल आप लोगों को पूरा समझा दूंगा। देखिए क्या होता है जो इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल है, अगर मैं आपको सीधा ये समझाऊंगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी समझने में। समझ तो आप लोगे, पर ऐसा होगा दिमाग में रोकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है थोड़ा सा भूल जाओ। कारण क्या है, कारण ये है कि इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल को समझने के लिए हमें पहले थोड़ी सी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको वो जानकारी दूंगा जो इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल को समझने के लिए जरूरी है। उसके बाद हम इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली जो आपका इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल एक अनएम्प्लॉयमेंट का मॉडल है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत सारे मॉडल हैं। फिलिप्स कर्व भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है। एफिशिएंसी वेज थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखा है। एफिशिएंसी वेज थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। फिलिप्स कर्व भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, अब जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत सारे मॉडल हैं, उन्हीं में से एक मॉडल है हमारा इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पे जितने मॉडल हैं उन मॉडल में से दो मॉडल हैं, एक है कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल और एक है इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल। तो बेसिकली इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल पे पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल है वो इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल को ही फर्दर डेवलप कर दिया गया था। यू कैन से इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल। तो जब इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल का डेवलपमेंट है तो हमें कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल पहले समझना चाहिए ना, तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब होता है क्या है, जैसे कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, सीधा पढ़ना स्टार्ट करा, ढूंढ लेंगे इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल क्या है, उसको पढ़ेंगे तो सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि अनएम्प्लॉयमेंट मॉडल में दो मॉडल हैं, एक कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल और एक इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल पढ़ेंगे, फिर इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल। बट इन दोनों मॉडल को समझने के लिए पहले ये दो वर्ड्स हैं कि आप अच्छे से समझ लो, एक रियल वेजेस, एक रियल वेज रिजिडिटी। ये दोनों वर्ड्स अगर आपको पता है तो हमें बहुत अच्छे से ये मॉडल समझ में आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम कहीं काम करते हैं, अगर एक वर्कर कहीं काम करेगा तो उसको बदले में कुछ पैसे मिलते हैं जिसको आप सैलरी बोल सकते हो। यहाँ पर हम सैलरी की जगह बात करेंगे वेजेस। तो हमारे भारत में जब कोई काम करता है तो उसको जो वेजेस मिलती है, मतलब जो मजदूरी मिलती है, ठीक है, ये कैसे मिलती है, रुपीज में। फॉर एग्जांपल रुपीज 600 पर डे या रुपीज 1000 पर डे। वेजेस को पर आवर यानी प्रति घंटे के हिसाब से भी नापा जा सकता है।
बट मैं अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए पर डे का हिसाब ले लेता हूँ। तो देखिए होता क्या है, जब अगर किसी को एक दिन काम करने के 1000 रुपीज मिलते हैं, हम ये मान लेते हैं कि उसको 1000 रुपए मिलते हैं अगर वो ये काम करेगा, ये वेज है, ठीक है, ये है वेज रेट, ठीक है। तो ये जो वेज रेट है, मतलब जो काम करने के बदले इसको पैसा मिलता है, इसको हम मनी वेज या फिर मॉनेटरी वेज या फिर नॉमिनल वेज बोलते हैं, ठीक है। अब रियल वेज क्या होती है? रियल वेज ये होती है जो आपकी नॉमिनल वेज है, बेसिकली जो आपकी मनी वेज है, इसको अगर आप प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हो, प्राइस लेवल से या फिर इन्फ्लेशन से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, हमारे पास आएगा, जो हमारे पास बचेगा, दैट इज परचेजिंग पावर, ठीक है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है आपको काम करने के बदले में जो पैसा मिलता है, उस पैसे से आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, ये हो गया आपका परचेजिंग पावर। फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूं 1 kg मैंगो का जो प्राइस है दैट इज ₹100। अगर आप 1 किलो आम खरीदते हो तो उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो हमारी वेज है वो तो हो गई 100 रुपीज, और प्राइस भी कितना है मैंगो का, सॉरी 1000, और प्राइस है 100 रुपीज, तो रुपीज से रुपीज कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी 1000 रुपीज से आप 10 किलो मैंगो खरीद सकते हो। तो ये जो 10 किलो मैंगो है ना, ये 10 केजी मैंगो, इट इज रियल वेज। रियल वेज का मतलब होता है आपको जो पैसा मिलता है उस पैसे से आप कितनी चीजें खरीद सकते हो। देखिए एक्चुअली है क्या, यहां शायद थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 10 केजी मैंगो, है ना। यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। अभी बेसिकली ये जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, हम लोगों ने एक नया स्टूडियो बनाया है, तो यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इस स्टूडियो में भी लाइट की जो सेटिंग है ना वो थोड़ी ठीक हुई नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लाइट की सेटिंग भी करूंगा, और ये जो हमारा नया स्टूडियो है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसकी वीडियो किस तरह का ये हमारा नया स्टूडियो है। तो देखिए है क्या, बेसिकली अभी 1000 रुपए खर्च करके मैं 10 किलो मैंगो खरीद सकता हूँ। तो जो रियल वेज है, रियल वेज क्या है कि आपके पास जो पैसे हैं, जो वेज है आपके, उस वेज से आप कितनी चीजें खरीद सकते हो। रियलिटी में अगर हम देखा जाए तो हम काम किस लिए करते हैं, हम काम इसीलिए करते हैं ना कि हमें कुछ पैसा मिलेगा और उस पैसे से हम कोई चीज खरीद लेंगे। तो हमें ये देखना होता है, एक जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाला है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है उसको कितने रुपए मिलते हैं, उसको मतलब इस बात से है कि उस पैसे से वो कितनी चीज खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप देखोगे तो कोविड के बाद बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है ना। महंगाई होने से हुआ क्या है, बीच में सरसों का तेल 200 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो हमारी जो सैलरी है, जैसे किसी की सैलरी फॉर एग्जांपल 20,000 पर मंथ है, ये क्या हो गई नॉमिनल वेज, तो ये तो 20,000 की 20,000 ही रहेगी। अब सैलरी तो उसकी 20,000 रुपए ही आ रही थी, यानी नॉमिनल वेज में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपए हो गया, 100 रुपए से ऊपर हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए हो गया, गैस सिलेंडर भी आपका महंगा हो गया, तो इन सारी चीजों से क्या हुआ, उसका ये प्राइस लेवल बढ़ गया और रियल वेज हमारी कम हो गई। तो अब 20,000 रुपए मिलने के बाद भी सैलरी तो उतनी मिल रही, पर आदमी क्या है, आदमी परेशान है, दुखी है। परेशान दुखी क्यों है, क्योंकि उसका घर चल ही नहीं रहा इतने पैसों में। तो इसलिए कोई भी जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, जो मजदूर है, उसको इससे मतलब नहीं है कि उसको पैसे कितने मिल रहे हैं, उसको मतलब है उतने उस पैसे से वो कितना सामान खरीद रहा है। तो जितने भी वर्कर हैं वो रियल वेज से उनको मतलब, वो रियल वेज के बारे में सोचते हैं।
अगर आप ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी 20,000 नहीं, मैं कह रहा हूं 1,000 रुपए है, लेकिन आपकी सारी जरूरतें 100 रुपए में पूरी हो जाती हैं, 900 रुपए बच गए तो आप खुश हो, आपको सैलरी से क्या लेना देना। भाई आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, आपके घर में एसी है, फ्रिज है, सारा फर्नीचर है, गाड़ी है, रहने के लिए अच्छा सा घर है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, खाना खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, और क्या चाहिए, घूम रहे हो, फिर रहे हो, 100 रुपए में सब कुछ हो गया, तो 900 रुपए बच गए। तो आपको फिर 1,000 रुपए में ही 900 रुपए बच रहे हैं, 100 रुपए में घर का खर्चा चल रहा है, तो फिर आपको 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 की जरूरत नहीं है। हम सैलरी क्यों बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनकम क्यों बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बढ़ाना चाहते हैं जिससे हमारी जरूरतें पूरी हों, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कोई भी आदमी जब काम करने जाता है तो उसको नॉमिनल वेज से कोई लेना देना नहीं है, वो देखता है रियल वेज को, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब आती है रियल वेज रिजिडिटी, इसका मतलब क्या है। तो देखिए रियल वेज रिजिडिटी आपका पूरा टॉपिक है रिजिडिटी के ऊपर। दो तरह की रिजिडिटी में पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ये है तो आपकी वेज रिजिडिटी ही होती है और एक होती है आपकी प्राइस रिजिडिटी। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये टॉपिक भी तैयार कर लेना, अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट कर लेना, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ रियल वेज रिजिडिटी क्या होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जब आंसर आप लोग करोगे इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल का, तो ये वर्ड आएगा, और अगर आपको ये वर्ड नहीं पता होगा तो फिर क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए रियल वेज और रिजिडिटी का मतलब ये होता है जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी सैलरी जैसा भी मैंने बताया उतनी ही है, बट अब हम उतनी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं हमारे रियल वेज भी बढ़नी चाहिए। तो जब इकोनॉमी में एक ऐसी सिचुएशन होती है जब रियल वेज जितनी बढ़नी चाहिए रियल वेज उतनी बढ़ती नहीं है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को रिजिडिटी कहते हैं। रिजिडिटी का मतलब है जितना बढ़ना चाहिए उतनी बढ़ नहीं रही। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल पे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल ये कहता है देखिए आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा, या जो लोग जॉब नहीं करते हैं वो लोग उन लोगों से पूछें जो लोग जॉब करते हैं। होता क्या है जब हम किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाते हैं तो हमें एक जॉब लेटर मिलता है, जिस जॉब लेटर में हमारी सैलरी लिखी होती है। वो जॉब लेटर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत साल पहले की बात है, ये बात है 2008 की। तो उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो 2 महीने की छुट्टियां पड़ी थी, तो 2 महीने की छुट्टियों में मैंने जॉब करी थी एक ओमनिया प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। तो उससे उस कंपनी में जब हम मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके बाद मुझे जॉब लेटर मिला था। तो जॉब लेटर क्या होता है, जॉब लेटर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वर्कर जो काम करने जा रहे हैं और एम्प्लॉयर यानी कि जो आपको काम दे रहा है, जो कंपनी आपको काम देती है, आप किस कंडीशंस पे काम करने के लिए तैयार हो रहे हो, वो किस कंडीशन पे आपको काम देने के लिए तैयार हुआ है, आपकी क्या सैलरी है, आप हफ्ते में कितने दिन काम करोगे, आप कितने घंटे काम करोगे, आपकी क्या क्या छुट्टियां होंगी, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, आपका क्या वर्क डेस्टिनेशन है, मतलब किस क्या काम करोगे आप वहां पर जाकर, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। उसमें सैलरी भी मेंशन होती है, ठीक है। तो अगर उसमें सैलरी लिखी है कि हर महीने हम आपको फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज देंगे, तो अब किसी भी हालत में कोई भी सिचुएशन हो कंपनी मुझे 30,000 रुपए पर महीना देगी ही देगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि उतनी सैलरी हम देंगे ही देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल है इसमें दो सिचुएशन होती है, एक फिक्स वेज मॉडल, एक इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो फिक्स वेज मॉडल मैंने आपको बता दिया है कि पहले से ही बता दिया है कि भाई इतनी वेज मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिक्स है वो। अब ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल ये कहता है कभी कभी अभी जैसे कोविड हुआ था तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि
जो फर्म है, जो कंपनी है, उसके लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसके लिए गुड न्यूज नहीं है। तो सिचुएशन ये होती है कि वो चाहती है कि वेज कम करे, बट वो वेज कम नहीं कर पाती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन है। तो अब क्या करेगी, उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो एम्प्लॉय को निकाल दे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वेज वो दे नहीं, जितनी वेज लिखी है उतनी वेज वो दे नहीं पा रही है, तो या तो वो निकाल दे। अगर वो नहीं निकाल पा रही है तो फिर क्या होगी, फिर उसको उतनी वेज देनी पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने वर्कर को आसानी से निकालती नहीं है। क्यों नहीं निकालती? मान लीजिए मैंने एक वर्कर को 30,000 रुपए पर मंथ पे जॉब पे रखा अभी, और मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे 30,000 रुपए हर महीने उसको देने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूँ कि उसको मैं 25,000 रुपए दूं, पर 25,000 रुपए मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तोड़ नहीं सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक ऑप्शन ये होता है, यार एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं, नया बंदे रख लेंगे 25,000 रुपए में, नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को तो हम फेल नहीं कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। अब हटाएंगे कैसे, इसके भी कारण हो सकते हैं। आप अचानक कंपनी में नहीं हटा सकते हो किसी को, आपको जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा। तो ज्यादातर कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है जिस पोस्ट के लिए, जिस डेस्टिनेशन के लिए हमने इस आदमी को रखा था, अब इस डेस्टिनेशन की हमारी कंपनी में जरूरत ही नहीं है, हमें ये वर्क प्रोफाइल चाहिए नहीं, खत्म हो गया इसका काम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वो आदमी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, कंपनी उसी सिचुएशन में दूसरे व्यक्ति को रख लेगी कम सैलरी पे, पहले उसको निकाल देंगी। अब होता क्या है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ कंपनी ऐसा नहीं करती हैं। ऐसे क्यों नहीं करती है समझते हैं। ऐसा करने के कुछ नुकसान है। पहला नुकसान ये है, जैसे अभी मेरे पास एक कंटेंट डेवलपर है, ठीक है, जो कंटेंट बनाता है। बेसिकली कंटेंट तो टीचर को ही बनाना होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो कंटेंट डेवलपर हमारी हेल्प करता है। नोट्स तो मुझे ही बनाने पड़ेगी, चीजें तो मुझे ही करनी पड़ेगी, तो हमें उसको ना काम पहले सिखाना पड़ता है। अभी मेरे पास जो कंटेंट डेवलपर है, मैंने उसको लगभग 3 महीने काम सिखाया। तो आप ये समझिए, मैंने उसको 3 महीने की सैलरी अप्रोक्स फ्री में दी। वो उसकी ट्रेनिंग का पार्ट था। शुरू के 3 महीने में उसने काम नहीं करा। आप ये मानोगे 3 महीने में अगर उसने काम करा तो काम इतना करा होगा जितना अब वो ना 10 दिन में काम कर लेता है काम सीखने के बाद, उतना काम उसने 3 महीने में करा। यानी कि 3 महीने में रफली 90 दिन होते हैं, 10 दिन के बराबर उसने काम करा, तो 80 दिन मेरा ट्रेनिंग में गया। इसके अलावा मेरा टाइम खराब हुआ, मैं उसके पास बैठता था, उसको काम सिखाता था, मैं क्लास रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको बीच बीच में काम बताना होता था। अगर मैं उसको काम नहीं बताऊंगा तो काम रुक जाएगा बीच में। तो ये मेरा तो बहुत छोटा सा स्केल है काम करने का। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे तो ट्रेनिंग बहुत लंबी लंबी ट्रेनिंग हो जाती है। तो अब सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए नया वर्कर रखा जाएगा, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी लंबी सी, उसमें वो स्किल्स डेवलप करे जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल फिक्स कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल ये कहता है, इसलिए ना फर्म निकालती नहीं आसानी से, ठीक है। वो कई साल तक अपने पास रखती है एम्प्लॉय को। ऐसे ही वर्कर, अब ये तो हुआ फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू की। वर्कर भी, अगर वर्कर को कभी कभी क्या होता है, कहीं और से मान लीजिए वर्कर 30,000 रुपए काम कर रहा है, अब कहीं और से और उसको लगता है कि मैं 35,000 रुपए कमा सकता हूँ एक महीने में, तो उसके दिमाग में थॉट आएगा, यार ये वाली जॉब तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे तो यहां से ज्यादा मिल जाएंगी किसी और जॉब में 35,000 रुपए, ठीक है, तो मुझे छोड़ देनी चाहिए, मैं चल देता हूँ दूसरी कंपनी में। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल ये कहता है कि वर्कर भी ऐसा करते नहीं है। वर्कर भी जल्दी जल्दी जॉब बदलते नहीं है। जैसे फर्म जल्दी से किसी को नहीं निकालती, क्यों नहीं निकालती है, क्योंकि फर्म किसी को निकालेगी, नए एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग में पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, इसलिए फर्म निकालती नहीं है। जब तक कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है तो फर्म नहीं निकालेगी। इसी तरह से जो वर्कर होता है वो भी जॉब नहीं छोड़ता है। अब वो क्यों नहीं छोड़ता है, उसका जॉब ना छोड़ने का कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर वो जॉब छोड़ता है तो वो किसी दूसरी जॉब में जाएगा,
जब वो किसी दूसरी जॉब में जाएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह की स्किल्स जिस कंपनी में वो काम कर रहा है दूसरी कंपनी में बिल्कुल वैसे ही स्किल्स चाहिए हो। ऐसा हो सकता है उस कंपनी में कुछ अलग तरह के स्किल्स चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है वो किसी कॉलेज में पढ़ाता है, ठीक। अब कल को वो अपना कॉलेज स्विच कर देता है, किसी दूसरे कॉलेज में जाता है। जैसे दिल्ली में एक टीचर एक कॉलेज में पढ़ाता है, कल को वो स्विच करके चला जाता है केरल, क्योंकि ज्यादा सैलरी मिलती है। अब जब वो केरल जाएगा तो जाते ही उसको वहां जॉब नहीं मिलेगी, उसको पहले वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसको उस कॉलेज में काम करने का जो माहौल है वो समझना पड़ेगा, वहां के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। कुल मिला के उसको एक नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं तो कभी कभी हमें अपने नई स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो जब तक नई स्किल्स हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम अनएम्प्लॉयड रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा आप देख सकते हो कोविड के बाद, कोविड में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे सब बंद हो गए। 3 महीने के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा, चीजें नॉर्मल होने लगी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस 1 साल तक नहीं खुले, चीजें ऑनलाइन हो गई। जब जो टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहे थे उनको ऑनलाइन आने के लिए कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ी, क्योंकि ऑफलाइन में अलग तरीके से पढ़ाया जाता था, ऑनलाइन में अलग तरीके से पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में नहीं आ पाए क्योंकि वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाए। फिर उन्होंने वेट करा 1 साल 1.5 साल, अब भी वो लोग ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। या बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी, लेकिन सभी के चैनल्स, सभी के ऑनलाइन कोचिंग भी सक्सेस नहीं हो पाए, बहुत सारे लोगों ने बीच में क्विट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली समझने वाली बात है कि एम्प्लॉय भी ये बात समझते हैं कि अगर मैं ये जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाऊंगा क्योंकि थोड़े से पैसे मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है मुझे नई स्किल्स डेवलप करनी पड़े, उसमें बहुत सारा समय लगे। तो जब तक तो मैं अनएम्प्लॉयड रहूंगा। तो वर्कर के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि वो एक लंबे समय तक एक ही फर्म में काम करता है, रोज जॉब छोड़ नहीं बदल, रोज इन द सेंस जल्दी जल्दी जॉब नहीं बदलता है, 6 महीने में 1 साल में। फर्म भी जल्दी जल्दी अपने वर्कर्स को नहीं निकालती हैं, क्योंकि नए वर्कर्स को रखेंगे तो उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी। अब इसके बाद अगर मैं आपकी बुक में बताऊं तो एक एग्जांपल दिया गया है, और एग्जांपल ये दिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, एक वर्कर ऑन एन एवरेज 10 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। मतलब अगर एक वर्कर 30 साल काम करता है तो 30 साल में ऑन एन एवरेज वो सिर्फ 3 ही ऑर्गेनाइजेशन बदलता है। ऐसा नहीं है कि वो एक एक साल 2-2 साल में अपनी जॉब बदलता रहे। ये जो बात है, ये जो एग्जांपल है, ये इस बात को सपोर्ट करती है कि ना तो फर्म ही इजीली अपने वर्कर को निकालती है, ना ही वर्कर ही इजीली जॉब छोड़ के जाता है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल हो गया। कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल के अंदर 2 पार्ट हैं, फिक्स वेज मॉडल और एक इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो फिक्स वेज मॉडल मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि पहले से ही जब कॉन्ट्रैक्ट जॉब लेटर दिया जाता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और फर्म क्या करती है, फर्म ये डिसाइड कर लेती है भाई हम इतने पैसे देंगे, और इतने पैसे देने के हिसाब से, देखिए फर्म जब इतनी सैलरी देगी तो हर फर्म की एक कैपेसिटी होती है कि भाई अगर हम 30,000 रुपए देंगे तो हम इतने ही वर्कर हायर कर सकते हैं, हम इतने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो 30,000 रुपए प्री डिटरमाइन होगा। प्री डिटरमाइन का मतलब पहले ही डिसाइड हो जाएगा, जॉब लेटर देने के टाइम डिसाइड हो गया। अब इसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होगा कि फर्म का कितना बजट है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म ऐसी है कि उसका बजट है सैलरी देने का 1,20,000 रुपए। तो अगर एक फर्म का 1,20,000 रुपए बजट है सैलरी देने का, और वो एक वर्कर को सैलरी देती है 30,000 रुपए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो 4 वर्कर रखेगी तो 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बाकी लोग अनएम्प्लॉयड, ठीक है, उस फर्म में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो आप, ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से डिटरमाइन होगा आपका वेज रेट, पहले से कितनी फर्म का बजट होगा उसके हिसाब से वो 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगी। अब होता क्या है, अभी मैंने आपको मॉडल स्टार्ट करने से पहले रियल वेज के बारे में बताया था कि रियल वेज क्या होती है। अब रियल वेज का यहाँ डिफरेंस यूज क्या है, ठीक है।
देखिए अगर लेबर की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, मतलब फर्म ये कहती है कि अब हम 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम कम लोगों को रोजगार देंगे, तो हो सकता है फर्म 4 लोगों को रोजगार दे रही थी अब 3 लोगों को दे, बट इसका रियल वेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रियल वेज इज नॉट चेंज, रियल वेज उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मॉडल में होता है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया ना, उससे कम सैलरी दे नहीं सकते हो आप, तो इसमें रियल वेज आपकी फिक्स रहेगी, ठीक। अब दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है implicit contract are contract between the firm and worker wherein firm specifies the real wage and employment, it will provide it for। सर्दियों में मार्कर की जो इंक होती है वो बहुत जल्दी जम जाती है, सूख जाती है। फॉर ईच पॉसिबल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए क्या है बेसिकली यहाँ पे जो इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है उसमें फर्म और वर्कर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे फर्म रियल वेज को स्पेसिफाई कर देगी और एम्प्लॉयमेंट को भी स्पेसिफाई कर देगी, हम इतने वेज देंगे उतने लोगों को रोजगार देंगे। अब वो कितने लोगों को रोजगार देगी, कितनी रियल वेज देगी, ये डिपेंड करेगी कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें की सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल। एक और बात देखिए, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और उनके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उनके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। हम लोगों ने जून 2017 से लेकर जून 2020 तक, सॉरी 22 तक जितने भी 11 क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी के सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो ये प्रीवियस 11 पेपर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 200 रुपए खर्च करने हैं। हम लोगों का एक ऐप है eco.com, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। eco.com का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और इस प्रीवियस 11 ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन को आपको कैसे परचेज करना है, जिसका प्राइस सिर्फ 200 रुपए है, इसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक वीडियो बनाई थी किस तरह से आपको ये हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन खरीदना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वो वीडियो देख लेना, 6-7 मिनट की वीडियो है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप उस सॉल्यूशन को खरीद सकते हो। तो इस सॉल्यूशन को खरीदने के बाद 11 पेपर्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, कम टाइम में आपकी ठीक तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल पे। तो देखिए इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल में कुल मिला के 3 तरह के लोग हैं। एक फर्म जो लोगों को रोजगार देगी या जो एम्प्लॉयमेंट देगी। अब इनसाइडर है और एक आउटसाइडर है। इनसाइडर का मतलब उन लोगों से है जो लोग फर्म में काम कर रहे हैं, यानी वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड। आउटसाइडर का मतलब उन लोगों से है जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, जो सिर्फ बाहर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं काम का। अब देखिए होता क्या है, जब एक वर्कर है
जब वो काम करने के लिए जाता है तो काम देने वाला और काम लेने वाला उन दोनों के बीच में बातचीत होती है सैलरी को लेके। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है थ्री इडियट, तो थ्री इडियट मूवी में जब सरमन जोशी का इंटरव्यू होता है तो आपने देखा है ना, वहां पे डिस्कशन होता है सैलरी कितनी लोगे भाई, तो यानी आपस में बार्गेनिंग होती है। अब जो बार्गेनिंग होती है उससे डिटरमाइन होता है कि वेज रेट क्या होगी, मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि उस बार्गेनिंग में सिर्फ दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो फर्म जो काम दे रही है, एक वो लोग जो एम्प्लॉयड है। जो लोग अनएम्प्लॉयड है ना, वो लोग बाहर हैं, आउटसाइडर हैं, यानी कि सैलरी के डिसाइड होने में उनका कोई रोल नहीं है। दे आर नॉट ऑन द टेबल। टेबल जिस टेबल पे डिस्कशन हो रहा है, जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको एक लाइन मिलेगी, दे आर नॉट ऑन द टेबल, यानी वो टेबल का पार्ट नहीं है। टेबल का पार्ट नहीं है मतलब वो बार्गेनिंग का पार्ट नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा सर जो बाहरी है, तो जो काम कर ही नहीं रहा है, तो जो फर्म है और जो इंटरव्यू देने जा रहा है, उन दोनों के बीच के डिस्कशन से इसका क्या लेना देना? इसका लेना देना है, इसका लेना देना ये है कि अगर फर्म और जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में ज्यादा सैलरी डिसाइड होती है कि ज्यादा सैलरी दी जाएगी। तो जब एक आदमी को ज्यादा सैलरी मिलती है ना, तो धीरे धीरे वो ट्रेंड सेट हो जाता है और आने वाले लोगों को भी ज्यादा सैलरी मिलती है। हर आदमी ये चाहता है कि कल को मेरी जॉब लगे तो मुझे ज्यादा सैलरी मिले, लेकिन उनको सैलरी मिलेगी क्या? कितनी सैलरी? उतनी मिलेगी जितनी चल रही है मार्केट में। और मार्केट में चल रही है, कितनी सैलरी चल रही है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि एक जो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के टाइम फर्म और उसके बीच में किस तरह की बार्गेनिंग होती है। अगर बार्गेनिंग में रियल वेज ज्यादा मिलती है तो इसका मतलब है जो लोग बाहर है, जो आज बेरोजगार हैं, जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में जब उन लोगों को काम मिले तो उनको भी ज्यादा सैलरी मिल जाए। बट आज जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं फर्म के सामने, जब दोनों की आपस में बार्गेनिंग हो रही है और जॉब करने वाला कम सैलरी में जॉब करने को तैयार हो गया, तो हो सकता है जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास आज काम नहीं है, कल जब ये इंटरव्यू देने जाएंगे तो फर्म इनसे कहेगी भाई देख लो तुम इतनी सैलरी मांग रहे हो, जो मेरे पास जॉब कर रहे हैं तो बहुत कम सैलरी में काम कर रहा है, तो उनको भी ज्यादा सैलरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसको इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल कहा गया है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनका कोई रोल नहीं है ये डिसाइड करने में कि मार्केट में बेस रेट कितनी तय करी जाएगी। तो आज की क्लास में बस हमें इतना ही पढ़ना है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।